1984 अक्टूबर 31 को न्यू दिल्ली के प्रधानमंत्री निवास में समय सुबह के 9:20 पर एक फॉरेन जर्नलिस्ट इंदिरा गांधी जी को इंटरव्यू करने के लिए बगीचे में वेट कर रहा था। बगीचे के गेट के पास दो बॉडीगार्ड्स रक्षण के लिए खड़े हैं। इंटरव्यू देने के लिए घर से इंदिरा गांधी जी बाहर आ रही है। बगीचे के गेट के पास इंदिरा गांधी जी आती ही वहां पर खड़े बॉडीगार्ड्स में एक ने अपने पास की सरकारी बंदूक लेकर इंदिरा गांधी जी को निशाना लगाकर 3 गोलियां चलाई। वह गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जी नीचे गिर गई। तुरंत ही दूसरे बॉडीगार्ड ने अपने पास की मशीन बंदूक लेकर इंदिरा गांधी जी के तरफ 30 गोलियां चलाई। बंदूक से गोलियां शूट करने के बाद वह दोनों बॉडीगार्ड्स ने अपनी अपनी बंदूकों को बाजू में फेंक दिया। शूट करने पर 23 गोलियां उनके शरीर के अंदर घुसकर बाहर आ गई और 7 गोलियां शरीर के अंदर ही रह गई। इतने में गोलियों की आवाज सुनकर वहां पर रहे दूसरे बॉडीगार्ड्स भागकर नजदीक आकर देखे। सीन पूरा देखने पर उनको सब कुछ समझ में आ गया। तुरंत ही वह दोनों बॉडीगार्ड्स को अन्य बॉडीगार्ड्स ने बंदूक से शूट किया। वह दोनों बॉडीगार्ड्स में एक बॉडीगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा बॉडीगार्ड बच गया। इंदिरा गांधी जी को एम्स हॉस्पिटल को ले जाकर इलाज करने लगे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दोपहर के 2:20 पर इंदिरा गांधी जी की मौत हो गई कहकर डॉक्टरों ने अनाउंस किया। वहाँ बॉडीगार्ड्स इंदिरा गांधी जी को शूट करने का कारण क्या है, उन्हें इतनी क्या जरूरत है, अब मैं इन सब विषयों के बारे में इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। लेट्स बिगिन आवर एपिसोड। जवाहरलाल नेहरू जी अपने भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री है। जवाहरलाल उनका नाम है और नेहरू उनका पारिवारिक नाम है। पारिवारिक नाम को साधारणतः नाम की शुरुआत में या अंत में रखा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू जी बहुत धनवान हैं। उनकी अधिकांश संपत्ति को उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खर्च किया। उनकी एक लौती संतान इंदिरा है। एक लौती संतान होने के कारण जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी को बहुत लाड़ से परवरिश किया और उनको फॉरेन में पढ़ाया। इस कारण उनके इंटरव्यूओं में इंदिरा गांधी जी बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं। फेरोज जी का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनका पारिवारिक नाम गांधी है, स्पेलिंग GHANDY, इसलिए उनका पूरा नाम फेरोज गांधी है। उन्होंने अपने कम उम्र में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। फेरोज जी को महात्मा गांधी जी बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने अपने पारिवारिक नाम के गांधी स्पेलिंग को GANDHI कहकर बदल दिया। इस तरह स्वतंत्रता आंदोलन के समय नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी फेरोज गांधी जी को परिचित हुई। यह परिचय आगे जाकर कुछ समय के बाद प्रेम का रूप ले लिया। अंत में 1942 में इंदिरा जी का विवाह फेरोज गांधी जी के साथ हुआ। विवाह के बाद साधारणतः पति का पारिवारिक नाम पत्नी को आता है। इस कारण शादी के बाद इंदिरा जी का पारिवारिक नाम गांधी हुआ। इस तरह इंदिरा नेहरू जी का नाम इंदिरा गांधी हो गया। इस प्रकार उनके वंश में पारिवारिक नाम गांधी अभी भी आ रहा है। फेरोज इंदिरा जी को 1944 में राजीव गांधी, 1946 में संजीव गांधी पुत्रों का जन्म हुआ। इन दोनों के जन्म के कुछ दिनों बाद पति पत्नी के बीच मतभेद होने लगे। यदि फेरोज जी की राय एक रहती तो इंदिरा जी की राय दूसरी रहती। बच्चे पैदा होने के बाद वे दोनों पति पत्नी अलग रहकर जीवन बिताने लगे, लेकिन वे कभी कभी मिलते थे क्योंकि वे एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। हमारे देश के आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। बेटी इंदिरा गांधी आधिकारिक तौर पर नेहरू जी की पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करती आ रही थी। 1960 में हार्ट अटैक आने के कारण फेरोज गांधी जी की मृत्यु हो गई। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की भी मृत्यु हो गई।
अब नेहरू परिवार की एकमात्र जीवित सदस्य इंदिरा गांधी जी थी। नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाकर इंदिरा गांधी जी को राज्यसभा का पद दिया गया। लेकिन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। इस बार इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री होने के लिए किसी को भी राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य होकर रहना जरूरी होता है। पहले से ही इंदिरा जी राज्यसभा सदस्य है, इसलिए उन्हें पीएम बनने की योग्यता मिली। इतने सीनियर नेताओं के होने के बावजूद कुछ भी अनुभव नहीं रहे सो इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने का कारण तमिलनाडु के नेता कामराजू जी थे। इनके बारे में एक और बड़ी कहानी है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी जी को पीएम बनाने का मुख्य कारण यह है कि अगर एक महिला प्रधानमंत्री हो तो उन्हें कठपुतली बनाकर पीछे रहकर हुकूमत चला सकते हैं। जैसे सबने सोचा वैसे ही 1966 में इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनी। पहले से ही भारत बहुत परेशानी में था। बेरोजगारी और महंगाई जैसे अनेक समस्याएं थे। उन सभी समस्याओं को इंदिरा जी हल करती आई है। वह 1966 से 1977 तक लगातार 11 वर्षों तक प्रधानमंत्री रही। लेकिन इन 11 वर्षों में कई विकास हुए हैं। उनमें से दो महत्वपूर्ण है। पहला है युद्ध में पाकिस्तान पर जीत और दूसरा है आपातकाल इमरजेंसी। 1970 से पहले 1948 में एक बार और 1965 में एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए थे। लेकिन उन युद्धों में कोई एक जीतने से पहले ही युद्ध रुक गए। उनमें कोई सही परिणाम नहीं था। लेकिन 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए सो युद्ध में इंदिरा गांधी जी ने सही परिणाम दिया। अमेरिका और यूएनओ की ओर से कितना भी दबाव क्यों न हो, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध को नहीं रोका। जब तक इस युद्ध में कोई एक नहीं जीतेगा तब तक युद्ध नहीं रुकेगा कहकर वह जिद लेकर बैठी और अंत में जो होना चाहिए था उसे हासिल कर लिया। 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए सो युद्ध में भारत ने जीत हासिल की। 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत को आत्मसमर्पण करने से युद्ध समाप्त हो गया। बांग्लादेश नामक एक नए देश का गठन हुआ। तो इस तरह बांग्लादेश के निर्माण के लिए इंदिरा गांधी जी ने मुख्य भूमिका निभाई। तब के प्रतिपक्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को कनकदुर्गा कहकर सम्मान दिया। 1971 में हुए पार्लियामेंट इलेक्शंस में कांग्रेस ने जीत हासिल की। इंदिरा गांधी जी उत्तर प्रदेश में रायबरेली चुनाव क्षेत्र में राजनारायण नाम के एक व्यक्ति पर अत्यधिक मेजॉरिटी से जीत हासिल करके प्रधानमंत्री बनी। लेकिन राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया। मतदाताओं को पैसे देकर, बैठकों के लिए सरकारी धन का उपयोग कर और चुनाव अभियान में सरकारी कर्मचारियों का उपयोग कर इंदिरा गांधी जी ने उन्हें हराकर जीती है कहकर राजनारायण ने उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया। उस मुकदमे का फैसला 4 साल बाद 1975 में आया। उस फैसले में यह साबित नहीं हुआ कि उन्होंने मतदाताओं को पैसे दिए, लेकिन उन्होंने बैठकों के लिए सरकारी धन का, सरकारी संपत्ति का उपयोग किया कहकर साबित हुआ। तब हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को दी गई लोकसभा सीट को रद्द कर उन्हें 6 साल तक चुनाव में नहीं खड़े होने का फैसला सुनाया। तब इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले की अपील की। तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसला दिए तक इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में जारी रह सकती है। लेकिन इंदिरा गांधी जी से पद छोड़ने के लिए विपक्षी नेता आग्रह कर रहे हैं। वे हर दिन भारत बंद कर रहे थे। यह भारत बंद के कारण, विरोध के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा था। सरकार को प्रतिदिन बहुत नुकसान हो रहा था। कानून और व्यवस्था के बिना देश चलाया गया। तब इंदिरा गांधी जी ने एक निर्णय लिया। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी की घोषणा की।
इमरजेंसी का मतलब सीधे शब्दों में कहे तो पूरे देश के लिए एक राष्ट्रपति का शासन है। इसमें किसी भी सीएम के पास शक्तियां नहीं होती, सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास निहित होती है। इस इमरजेंसी में बिना वजह किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। बिना कैबिनेट की मंजूरी के नए नियमों को लाया जा सकता है। कैसे भी जो इंदिरा गांधी जी कहेगी वही राष्ट्रपति सुनेंगे। उन्होंने सब कुछ राष्ट्रपति के द्वारा करवाया। इसलिए इंदिरा गांधी जी ने 1975 में पूरे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कराया। 1975 में होने वाले चुनावों को रद्द कर दिया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने वाले सभी को जेल में डाला। किशोर नामक गायक कांग्रेस के गाने ना गाने पर उन्होंने उनके गानों को किसी भी चैनल पर प्रसारित नहीं होने दिया। संक्षेप में कहे तो उन्होंने 1975 से 1977 तक के इमरजेंसी पीरियड के दौरान एक डिक्टेटर जैसे शासन किया। अंत में 1977 में विदेशी लोगों की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से आने वाले दबाव का सामना नहीं करके इमरजेंसी नियम को हटाने और चुनाव का आयोजन करने के लिए अनुमति दी। 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। विपक्षी जीत गया। कांग्रेस की हार का कारण इमरजेंसी है। नवगठित विपक्षी पार्टी गठबंधन के माध्यम से सरकार की स्थापना की। 2.5 साल के बाद इस गठबंधन में मतभेद होना शुरू हो गए। गठबंधन में कुछ दलों ने सहयोग वापस ले लिया। इस कारण से मेजॉरिटी के बिना सरकार गिर गई। इसलिए 1980 में फिर से चुनाव हुए और इस बार कांग्रेस चुनाव जीत गया। विपक्ष में सही नेता की कमी के कारण लोगों ने इंदिरा गांधी जी को चुना। उसी वर्ष उनके सबसे छोटे बेटे संजय गांधी जी की विमान नियंत्रण खोकर क्रैश होने के कारण मृत्यु हो गई। पंजाब में ज्यादातर लोग सिख हैं। सिख धर्म के बृंदनवाले नामक एक व्यक्ति हिंदू धर्म के लोगों की हत्या कर रहा था। उसने हिंदुओं को मारने के लिए एक विशेष समूह भी बनाया। उसने सरकार से सिखों के लिए खालिस्तान नाम से एक अलग देश बनाने की मांग की। बृंदनवाले से डरकर कई हिंदू लोग पंजाब से पड़ोसी राज्यों को पलायन कर रहे थे। तब पुलिस बृंदनवाले को गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन बृंदनवाले बड़ी होशियारी से गोल्डन टेम्पल के अंदर जाकर छिप गया। गोल्डन टेम्पल बहुत बड़ा है। यह सिखों के लिए एक पवित्र स्थान है। गोल्डन टेम्पल के अंदर पुलिस की अनुमति नहीं है। अगर पुलिस उस मंदिर के अंदर जाकर कोई खून खराबा करती है तो तब वह बात सिखों की भावना को चोट दिलाए जैसी होती है। इसलिए पुलिस भी बृंदनवाले को कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अगर कोई बृंदनवाले के खिलाफ अखबारों में लेख लिखता है तो वह अपने आदमियों द्वारा उन्हें मार रहा है। आखिरकार वह किसी भी सिख को मार देता है जो उसके खिलाफ हो जाता है। 1984 तक बृंदनवाले के आदमियों के हाथों में कई हिंदू लोग मारे गए थे। बृंदनवाले ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि सिख धर्म के सभी लोग कम से कम 32 हिंदुओं को मार देंगे। उसने 5 जून को अपने ही आदमियों द्वारा पंजाब में रहे सभी हिंदुओं को मारने की योजना बनाई। उसने भारत को अलग करके हिंदुओं और सिखों के बीच एक सिविल वार क्रिएट करने की योजना बनाई। बृंदनवाले ने गोल्डन टेम्पल के अंदर रहकर बाहर रहे अपने आदमियों द्वारा सभी काम करा रहा था। सरकार ने उनसे कई बार बातचीत की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। उसने कहा कि जब तक खालिस्तान नहीं देंगे तब तक मेरा आंदोलन नहीं रुकेगा। उसने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया ताकि वह उस देश से हथियारों को मंगाकर उन्हें स्वर्ण मंदिर में रखना शुरू कर सके। जून 1 तारीख को एक ही दिन में 23 हिंदुओं को बृंदनवाले ने मार दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने तब करने को कुछ न रहने के कारण अंत में स्वर्ण मंदिर में सेना भेजी। तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। इस ऑपरेशन का एकमात्र लक्ष्य था स्वर्ण मंदिर के अंदर के बृंदनवाले को, उनके समर्थकों को और वहां जमा करके रखे हथियारों को बाहर लाना।
5 जून को भारतीय सैनिकों ने स्वर्ण मंदिर को घेर लिया। आर्मी कमांडर कुलदीप सिंह ने ब्रुंदनवाले से आत्मसमर्पण करने के लिए लाउडस्पीकर में घोषणा की, लेकिन ब्रुंदनवाले उससे सहमत नहीं थे। ब्रुंदनवाले के आदमियों ने अंदर मौजूद तीर्थयात्रियों को बाहर आने से रोका। ऐसे करने से मिलिट्री कार्रवाई नहीं करेगी कहकर ब्रुंदनवाले ने सोचा, अगर वह जैसा सोचता है वैसे ही करती है तो वह मिलिट्री क्यों होगी, नहीं होगी ना, चाहे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहकर और करने को कुछ भी नहीं बचा है सोचकर सैनिकों ने गोल्डन टेम्पल के अंदर बम विस्फोट करना और भारी बंदूकों के साथ गोलीबारी करना शुरू कर दी। टैंकों को स्वर्ण मंदिर के अंदर ले जाकर बम विस्फोट करना शुरू किया। एक तरफ सैनिक मर रहे थे, दूसरी ओर ब्रुंदनवाले के आदमियां मर रहे थे और बीच में तीर्थयात्री भी मर रहे थे। मिलिट्री के एक्सपेक्टेड वेपन्स की तुलना में ब्रुंदनवाले के पास अधिक हथियार थे। ब्रुंदनवाले वहां के तीर्थयात्रियों को ह्यूमन शील्ड्स के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। आखिरकार 2 दिन में 7 जून को पूरा गोल्डन टेम्पल सेना की पकड़ में आ गया। ब्रुंदनवाले और उसके सभी समर्थक मारे गए। सेना ने अन्य कुछ आतंकवादियों को मार दिया जो 10 जून तक स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे थे। अंत में 10 जून को ऑपरेशन पूरा हुआ। इस ऑपरेशन में 83 सैनिकों की मृत्यु हो गई, 493 आतंकवादी मारे गए और गोल्डन टेम्पल बुरी तरह से डैमेज हो गया था। मिलिट्री ने वह हासिल किया जो वह करने के लिए तैयार थी। इस ऑपरेशन का संचालन इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था, इसलिए उनसे उसका बदला लेने के लिए, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, 31 अक्टूबर को 2 सिख अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी। इस तरह से इंदिरा गांधी जी का जीवन समाप्त हो गया। जिस जगह पर इंदिरा गांधी जी को गोलियां मारी गई थी वह उन दर्पणों के बीच में है। उनकी मृत्यु के बाद खून के धब्बों से सनी हुई उनकी साड़ी को और उनके सामान को न्यू दिल्ली के एक म्यूजियम में संरक्षित किया गया। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो पोस्ट करते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वीडियो देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।